तो दोस्तों आज 18 नवंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो लॉकडाउन को लेकर क्या ताजा खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बैंक ग्राहक अब एक महीने में सिर्फ 25,000 रूपए ही निकाल सकते हैं अपने खाते से। तो आरबीआई का ये नियम किस बैंक के लिए आया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकारी नौकरी की वैकेंसी को लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 89,12,704 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,31,031 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 83,33,013 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,46,657 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए दिल्ली के बाजारों में लॉकडाउन पर होगा विचार, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। जी हाँ, देश की राजधानी में चीनी बीमारी संक्रमण की भयावह स्थिति के बाद लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन को सफल नहीं बताया था, यानी कि उनकी तरफ से बताया गया था कि लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। जबकि अगले दिन ही मंगलवार को दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजारों सहित सीमित इलाकों में लॉकडाउन करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। यानी दिल्ली सरकार ने ये सिफारिश की है कि साप्ताहिक बाजारों में, यानी कि जो बाजार हफ्ते दर हफ्ते लगते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे सीमित इलाकों में, इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से चीनी बीमारी बहुत ज्यादा फैलने की आशंका है, तो उन सभी जगहों पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। ऐसी सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश पहले से ही बनाए जा चुके हैं। सभी राज्यों के पास ये दिशा निर्देश हैं। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि अनिल बैजल की ओर से लॉकडाउन का प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों इन सभी खबरों से यही पता चलता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है कुछ सीमित इलाकों में। इसके अलावा जो बाजार वगैरह है उस पर पाबंदी लग सकती है, यानी जिन जिन कामों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर चीनी बीमारी के मामले हमारे देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में बढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी चीनी बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से लाई जा सकती है, यानी कि एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा सकता है। और दिल्ली का एक नमूना आपके सामने है। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के कई इलाकों में, इसके अलावा साप्ताहिक बाजारों में और जहाँ जहाँ पर भीड़ वगैरह जमा होती है, तो वहाँ पर लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए। कुल मिला के बात यह है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इसकी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दोस्तों लॉकडाउन की खबर पूरे देश के लिए इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि जब लॉकडाउन लग जाता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। लेकिन हम राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ये सरकारें जो भी फैसला लेंगी तो वो जनता की भलाई में लेंगी। बाकी आगे क्या फैसला आएगा ये तो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। ताजा अपडेट आपको हमारी तरफ से मिलता रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 20 नवंबर को होगी छठ पर्व की छुट्टी। जी हाँ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने छठ पर्व को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर को छठ पर्व की छुट्टी घोषित कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है, यानी कि दिल्ली में जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर उन लोगों की छठ पर्व में छुट्टी नहीं होती थी तो अब उन लोगों की छुट्टी होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर 2020 को छठ पर्व की ये छुट्टी दी गई है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं। हर साल दिल्ली में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए दिल्ली सरकार यमुना घाटों पर भी विशेष इंतजाम करती है। लेकिन इस बार चीनी बीमारी के कारण दिल्ली सरकार ने घाटों पर छठ पर्व मनाने पर रोक लगा दी है। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो लोग छठ वगैरह मनाने के लिए घाटों पर जाते हैं या नदी या तालाब के किनारे जाते हैं दिल्ली के अंदर। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने घाटों पर छठ पर्व मनाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ये कदम उठाया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो फिर से एक बैंक के ग्राहकों पर बड़ा संकट। लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने की पाबंदी, 25,000 रूपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक पैसे। जी हाँ, तमिलनाडु के निजी बैंक लक्ष्मी
लक्ष्मी विलास बैंक पर आरबीआई ने 1 महीने यानी कि 16 दिसंबर के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है और ग्राहकों को निकासी की सीमा तय कर दी गई है। ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से ज्यादा 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तों में जैसे इलाज के लिए या शिक्षा के लिए या फीस जमा करने के लिए या शादी के लिए थोड़ी बहुत ग्राहकों को छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए स्पेशली बात करनी होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के अनुसार लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। ये 17 नवंबर की 6 बजे शाम से लेकर 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। ये आदेश आरबीआई के अधिनियम की धारा 45 के तहत लगाया गया है और इसी की वजह से इस बैंक के ग्राहक 1 महीने में 25,000 रुपए से ज्यादा अपने खाते से नहीं निकाल पाएंगे, चाहे उनके खाते में कितने लाख रुपए भी हों। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान। गाइडलाइंस के साथ 23 नवंबर से यूपी में खुल जाएंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। जी हां, देश में चीनी बीमारी के मामले सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश में भी विद्यालयों को, कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। तकरीबन 8 महीनों के बाद चीनी बीमारी के मामलों में लगातार कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश में महामारी के नियंत्रण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी तारीफ की है। आपको बता दें, ये वही संगठन है जो कि पूरी दुनिया में सेहत का, दवाइयों का देखरेख करती है और WHO वही संगठन है जिसने चीनी बीमारी को पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित की थी। यानी कि WHO ने बताया था कि ये बीमारी फैलने वाली है। तो आपको बता दें, इसी संगठन ने यूपी की तारीफ की है कि वहाँ पर चीनी बीमारी के मामले काफी तेजी से कम हुए हैं और इसी का नतीजा है कि 23 नवंबर 2020 से उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलने जा रही हैं। लेकिन ध्यान रहे, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में चीनी बीमारी के बनाए हुए नियमों का पालन करना होगा, जैसे हर समय मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी और नियमित रूप से अपने हाथ धोने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 18 नवंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दक्षिणी कर्नाटका में और रॉयल सीमा के भी कुछ हिस्सों में बादलों की गरजना के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर भारत समेत देश के शेष राज्यों में मौसम सूखा बना रहेगा। यानी हमने आपको अभी जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगर आपके पास है ये योग्यता तो करें आवेदन। दिल्ली NCR में 97,000 तक मिलेगी सैलरी। जी हाँ, NCRTC में अनेक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। इस नौकरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार इस नौकरी के लिए निर्धारित तारीख यानी कि 4 दिसंबर 2020 से पहले आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी को ढूंढ रहे हैं तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है। ताजा जानकारी के मुताबिक NCRTC की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप लिंक द्वारा जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2022 तक आ सकता है एप्पल का फोल्डेबल आईफोन यानी कि मुड़ने वाला फोन। कंपनी ने शुरू की है टेस्टिंग। जी हाँ, हुआवे, सैमसंग, शॉमी जैसे कई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने कुछ सालों में अपने फोल्डेबल डिवाइस को जारी किया। सैमसंग ने अभी हाल ही में अपना एक लेटेस्ट फोल्डेबल डिवाइस पेश किया था, जिसको कंपनी ने नाम दिया था गैलेक्सी Z Fold 2। इसी बीच एप्पल कथित तौर पर अपने पहले फोल्डेबल आईफोन की टेस्टिंग भी कर रहा है। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कंपनी ने अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन रिपोर्ट में इस तरह की बातें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में एप्पल का एक ऐसा आईफोन आएगा जो कि मुड़ने वाला होगा, यानी कि फोन की स्क्रीन बीच में से मुड़ जाएगी। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि एप्पल ऐसा फोन किस तरीके के डिजाइन में बनाता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि चीनी बीमारी के मामले बढ़ने के बाद जो साप्ताहिक बाजार हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं तो वहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाई जाए। सरकार ऐसा विचार कर रही है और दिल्ली सरकार ने इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से की है। तो इसका रिजल्ट आगे क्या आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी राय के हिसाब से चीनी बीमारी के मामले जो बढ़ रहे हैं तो इसे रोकने के लिए क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना सही फैसला होगा या गलत फैसला। फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। आप जो कमेंट करते हैं उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देख सकते हैं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए गूगल ही है सबसे बड़ा खतरा। प्ले स्टोर से आते हैं सबसे ज्यादा मेलवेयर। आई है रिपोर्ट। जी हाँ, एंड्रॉइड स्मार्टफोन से जुड़ी एक बड़ी दिक्कत यह है कि अक्सर यूजर एडवेयर और मेलवेयर का शिकार बन जाते हैं, यानी कि ऐसे वायरस का शिकार बन जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें आने वाले दिनों में काफी ज्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ता है।
है, चाहे बात हो उनकी निजी जानकारी की और चाहे बात हो उनके खाते की डिटेल या उनके बैंक में पड़े पैसे की। ताजा जानकारी के मुताबिक एक स्टडी में सामने आया है कि एंड्रॉइड यूजर के लिए सबसे बड़ा खतरा गूगल प्ले स्टोर ही है और सबसे ज्यादा मेलवेयर यानी कि वायरस यूजर के फोन में यहीं से आते हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर से। जाहिर सी बात है कि हर कोई किसी भी तरह का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि जो वायरस है वो सीधे गूगल प्ले स्टोर से आता है। कहने का मतलब ये है कि गूगल प्ले स्टोर प्लेटफॉर्म पर जो ऐप होते हैं और जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो उसके जरिए आपके फोन में कई तरह के वायरस आ जाते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि असल में गूगल प्ले स्टोर की वजह से ही लोगों के फोन में वायरस जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि गूगल कंपनी की तरफ से जो भी ऐप पब्लिश किए जाते हैं पब्लिशर की तरफ से, तो पहले उसे सिक्योरिटी चेक किया जाता है, लेकिन लाखों ऐप को चेक करना या मॉनिटर करना ये आसान नहीं है और शायद इसी की वजह से गूगल प्ले स्टोर पर इस तरह का इल्जाम लग रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारे लिए क्या सोल्यूशन है, हम क्या करें कि हमारे फोन में किसी भी तरह का वायरस ना आए जिससे हमें कोई खतरा ना हो। तो सिंपल सीधी सी बात है कि आप किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड ना करें जब तक आपको उसके बारे में कोई सही से जानकारी ना हो। साथ ही में किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर रेटिंग अच्छी होगी तो वो ऐप भी अच्छा होगा। इसके अलावा तीसरी टिप यह है कि अपने फोन के लिए उन्हीं ऐप को इंस्टॉल करें यानी कि डाउनलोड करें जो कि आपके काम के हैं। तो दोस्तों आज 18 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।